बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, आज जो हमने टॉपिक करना है ना, मैं एक थोरेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और एससीक्यूज़ भी आ जाता है। प्लेura, ठीक है। अब प्लेura बेसिकली क्या है? ये लंग्स के गिर्द जो है ना एक कवरिंग होती है जो ओरिजिनल लंग को प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह हार्ट के गिर्द कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं ना, इसी तरह लंग के गिर्द जो होती है उसे हम प्लेura कहते हैं। अच्छा, ये प्लेura जो होता है ना, ये दो फिर डिवाइड हो जाता है दो टाइप्स के अंदर, ठीक है। एक को हम कहते हैं विसरल प्लेura और एक को कहते हैं जब जो है ना पैराइटल प्लेura। ओके हो गया। अब हाँ, इसका अब जो विसरल का एक दूसरा नाम भी एग्जामिनर यूज़ करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जो है ना वो होता है पल्मोनरी प्लेura। ओके हो गया। अब पैराइटल और पल्मोनरी में आपने फ़र्क याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से एमसीक्यूज़ लगेगा और आपने पिक करना है, ठीक है। अब ये जो विसरल होता है ना, ये अंदर वाला होता है, विसरा के अंदर, यानी ओरिजिनल लंग के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। ये अगर मैं लंग्स बना रहा हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल लंग के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, इसे हम कहेंगे विसरल। और फिर जो बाहर एक और होता है ना, उसे हम कहेंगे पैराइटल। ओके हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो एक कैविटी बन रही है, ये वाली, इन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूरल कैविटी। और इसके दरमियान जनाब वो एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन से बचाता है, जबकि लंग एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। गॉट इट? ये सिर्फ सुपरफिशियल बातें हैं, ईजी हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसे। अब जो इनमें फ़र्क आता है, जहाँ से एमसीक्यूज़ आपके लगने हैं ना, वो आना है डिफरेंस बिटवीन विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। ये शॉर्ट एससीक्यूज़ भी आ जाता है, तो अगर ये आ जाए तो आपने यूँ अटैम्प्ट करना है, यहाँ पे लिखना है विसरल या पल्मोनरी प्लूरा और यहाँ पे लिखना है पैराइटल प्लूरा। ठीक हो गया। ये आगे यहाँ पे अब आपने हेडिंग्स क्या देनी है साइड पे? सबसे पहले आपने देनी है कि ये कहाँ से डिवेल्प होता है, डेवलपमेंट, एक हेडिंग ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जो इसकी मेन है ना, वो आपने इसको अब नर्व सप्लाई भी तो करेगी कोई ना कोई, ठीक है, नर्व सप्लाई इन दोनों की। उसके बाद जो इसकी अब नर्व कर रही है तो सेंसिटिविटी भी हम इसकी चेक करेंगे, कितना सेंसिटिविटी है, ठीक है, दर्द होती है नहीं होती। उसके बाद जनाब इसको नर्व कर रही है तो ब्लड सब कह रही है, ब्लड वाले कह रहे हैं हम भी आएंगे, ब्लड सप्लाई करेगी इसे, ठीक हो गया। उसके बाद अब ब्लड भी आ गया, नर्व भी आ गया, तो लिम्फेटिक वाले पड़े रह गए हैं, वो कह रहे हैं हम भी आएंगे, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये तो इजी है ना, लिम्फ, ब्लड और नर्व। इसके बाद जनाब उसकी जो डेवलपमेंट है, कहाँ से डेवलप होगी, सेंसिटिविटी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते जाएं मेरे साथ, मैं इसकी डेवलपमेंट जो होते हैं ना विसरल प्लूरा। अच्छा, मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ, ये यहाँ पे देखें आप, जो होते हैं ना एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, इसका जो होता है ना एक मिनट से ठहरें। अब ये देखें, हमने एम्ब्रियो वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एम्ब्रियो जो होता है ना, वो एक होता है एम्ब्रियोब्लास्ट और इसके साइडों पे जो होता है ना वो होता है ट्रोफोब्लास्ट होता है। ये सेकंड वीक की बात हो रही है, ठीक है। अब जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, ये होता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की लेयर इसकी होती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट होती है, वो मैंने लिखा। अब जो एपीब्लास्ट है ना, वो किस में चेंज हो जाती है? एक्टोडर्म, फिर मीज़ोडर्म, फिर एंडोडर्म, ठीक है। एक्टो और एंडो को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, हमारा कंसर्न है प्लूरा के साथ। प्लूरा के अंदर जो होता है ना मीज़ोडर्म, इसके साथ हमारा कंसर्न है। तो प्लूरा कहाँ से निकलेगा? मीज़ोडर्म से। अच्छा, मीज़ोडर्म भी फिर तीन में डिवाइड हो जाती है, लैटरल प्लेट मीज़ोडर्म, इंटरमीडिएट और पार एक्सियल। तो अब मैं प्लूरा को कहाँ पे लगूंगा? लैटरल प्लेट मीज़ोडर्म के अंदर हम रखेंगे, लैटरल प्लेट मीज़ोडर्म के अंदर। ओके हो गया। आपने ये बात याद रखनी है, जो होते हैं ना लैटरल प्लेट मीज़ोडर्म, ठीक है, वो फिर आगे मज़ीद दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है स्प्लेंटनिक और एक होता है सॉरी सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक जो होता है ना ओवरऑल बॉडीज़ के ऊपर होता है, स्प्लेंटनिक जो होता है ना ये विसराज के लिए होता है, ठीक है। अब आपको स्प्लेंटनिक और सोमैटिक, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिखा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर वो मुश्किल होती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स को भी, इसलिए जो विसराज के गिर्द हो गया वो स्प्लेंटनिक होता है। तो ये वाला विसरा के गिर्द है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्प्लेंटनिक मीज़ोडर्म से ये डेवलप हुआ। और ये जो पैराइटल वाला ना, ये सोमा से आया ना,
तो सोमैटिक मीजोडर्म से। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका। नंबर 2, नर्व सप्लाई जो है ना, इसको जो है ना विसराज जो मेन है इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक करेगी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है सिंपैथेटिक गैंग्लियन की, उसमें मैंने बताया है कि T1 से T5 जो है ना वो लंग्स, प्लूरा, पेरिकार्डियम और एओर्टा मेन आर्गन्स को करती हैं, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक हो गया। अब सिंपैथेटिक में जनाब थोरेसिक वाले जो थे ना T2 टू T5 में मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आपने ये याद रखनी है इसके अंदर बात। T2 टू T5 जो होते हैं ना गैंग्लियंस, इनकी कंट्रीब्यूशन है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जिसने इसको रिलैक्स करना है वो हमें पता है कि वेगस नर्व जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक करती है हर जगह। और इसकी तो होगी ना विसरल की। प्राइटल में क्या करता है? प्राइटल के लिए मैंने निमोनिक जो बनाया हुआ था ना, मुझे हमेशा भूल जाता था। मैंने लिखा हुआ था हमारी जो है ना PTI है, इसी से मैंने याद रखा PT से है फ्रेनिक नर्व, और T से जो बनेगी ना वो थोरेसिक नर्व बनेगी। थोरेसिक नर्व PT से याद रखना है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है, निमोनिक के साथ बनाते जाएं। उसके बाद सेंसिटिविटी, जो विसरा है ना अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसको पेन नहीं होती। देखिए हमारी जब रिब टूटती है ना तो ये पैराइटल प्लूरा के ऊपर जाके लगती है तो हमें पेन होती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ पैराइटल प्लूरा जो होता है ना वो सेंसिटिव टू पेन है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर डस्ट वगैरह जा रही लेकिन हमें पेन नहीं हो रही, इसलिए ये इनसेंसिटिव टू पेन है। ईजी हो गया बिल्कुल। अब ब्लड सप्लाई की बारी है। ब्लड सप्लाई जो है ना हमें पता है लंग्स के अंदर जो होते हैं ना वो ब्रोंकाई होती हैं, टर्मिनल ब्रोंकस होती हैं और इस तरह के सारे वो डिवीजन आती है, उसके अंदर मैं नहीं जा रहा। तो अंदर जो लंग्स के विसरा के अंदर जा रहा ब्रोंकस है तो उनको सप्लाई भी जो आर्टरी करेगी हम उसे कहेंगे ब्रोंकियल आर्टरी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो विसरल है या पल्मोनरी इसको करती है ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक हो गया। जो पैराइटल है, पैराइटल अब देखें ऊपर इसके सारे के सारे मैंने लास्ट वीडियोस में जो है ना इंटरकोस्टल आर्टरीज दोनों डिस्कस की हैं, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, ठीक है। तो क्योंकि ये पैराइटल जो है ना ये इसके साथ इंटरकोस्टल मसल के साथ अटैच होता है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई करेगी। ओके हो गया। अब लिम्फ की बारी है, क्योंकि ब्रोंकियल के साथ ट्रेकिया डिवाइड होता है ना दो में, फिर ब्रोंकिया ही आता है। तो यहाँ पे जो लिम्फ होगा ना ट्रेकियो ब्रोंकियल हम लिम्फ नोड कहते हैं। तो जो ब्रोंकियल आर्टरी के साथ जो आएगा ना वो होएगा ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड। देखिए स्ट्रक्चर को माइंड में रखें, आपको सब याद रह जाएगा। और जो इस साइड वाला है वो ऊपर सारे हमें पता है रिब्स पड़ी होती है ना, रिब्स के अंदर कौन सी होगी? इंटरकोस्टल लिम्फ नोड होते हैं ना जो इनका लिम्फ लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हार्ट की भी जो होते हैं ना पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स, जो वो कह रहा है कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई में एक इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, एक पेरिकार्डियोफ्रेनिक। ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने फिर भी ये देख लेना लाजमी। पेरिकार्डियोफ्रेनिक एग्जामिनर को कोई पता नहीं होता, इसलिए ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए वो मैं बता रहा हूँ। पेरिकार्डियोफ्रेनिक और इंटरकोस्टल दोनों आ जाती हैं। होप सो टेबल आपको पता चल गया होगा। और इसके अंदर से MCQ तो पैट लगता है ना, इसका लगता है, इसका लगता है, सेंसिटिविटी का लगता है, या इनमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं BD से कुछ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट थोड़े से हैं, जिनकी डेफिनेशन भी आ जाती है। एक ऐसे पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है? जो होता है ना पैराइटल प्लूरा बाहर वाला, वो कहता है सराउंडिंग द रूट ऑफ द लंग्स दैट एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड बिहाइंड द रूट एज ए फोल्ड कॉल्ड एज पल्मोनरी लिगामेंट। ये भी देखें पल्मोनरी लिगामेंट ये शो कर रहा है। यही पैराइटल प्लूरा जो है ना वो रूट ऑफ लंग के साथ वो कहता है अटैच होता है, डाउनवर्ड एक फोल्ड बना देता है, उसे हम पल्मोनरी लिगामेंट कहते हैं। एक्चुअली प्रोवाइड करता है डेड स्पेस इन वेन्स कैन एक्सपेंड। ये एक किस्म की डेड स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि ये जो वेन्स लगी हुई ना पल्मोनरी वेन्स और ये पल्मोनरी आर्टरी ऊपर वाली, इनकी जब एक्सपेंड होना तो यहाँ तक भी आ जाए तो कोई मसला ना हो लंग्स को, क्योंकि रनिंग के दौरान काफ़ी हमें वो सांस जब चढ़ जाता है ना तो इसके अंदर ये हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है रिसेसिस ऑफ प्लूरा। रिसेसिस एक्चुअली क्या है? ये स्पेसीज हैं। ये तो थी वेसल्स के लिए रूट ऑफ पल्मोनरी लिगामेंट, लेकिन ये रिसेसिस जो है वो लंग्स के लिए हैं।
जो स्पेस एक्स्ट्रा रिज़र्व में कुछ भी हम चीज़ रखते हैं ना, वही लंग्स भी अपने लिए रिज़र्व में रखते हैं, उसे हम रिसेसिस प्लूरा कहते हैं। प्लूरिसेसिस होते हैं पैराइटल प्लूरा के, ठीक है, विच एक्ट एज रिजर्व स्पेस, लंग्स एक्सपैंड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन, रनिंग के दौरान, या हम डॉक्टर कहते हैं लंबा सांस लो इस तरह करके, तो इसके दरमियान जो है रिसेसिस हमारे हेल्पफुल होते हैं ताकि वो लंग्स डैमेज ना हो और ईजीली वो इन्फ्लेट हो सके। अब दो तरह के होते हैं, एक होता है कास्ट्रो मेडिएशनल रिसेस और कास्ट्रो डायफ्रैग्मेटिक या कास्ट्रो वर्टिब्रल। आपने सिंपल इसकी रीडिंग करनी है। कास्ट्रो मेडिएशनल यानी जो मीडिएशनम के पास होता है यानी स्टर्नम के साथ, और कास्ट्रो डायफ्रैग्मेटिक या वर्टिब्रल रिसेसिस जो वर्टिब्री के पास होता है, ठीक है, मैं इसे सुपरफिशियल से बता रहा हूँ। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल होता है, मैं कोशिश करूँगा कि थॉरैक्स के ऊपर जो है ना वो क्लिनिकल एक वीडियो बना दूँ, जैसे मैंने अपर लिम्ब में बनाई है। आपका वो शुक्रिया, काफ़ी मुझे उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इंशाल्लाह मैं अपर लिम्ब थॉरैक्स और लोअर लिम्ब का भी ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। अब एक जो है ना ये आती है पेरिस्टेंसिस थोरैसिक, एस्पायरेशन ऑफ एनी फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, यानी अगर इसके अंदर प्लूरा के अंदर कोई भी प्लूरल कैविटी के अंदर कोई भी फ्लूइड एक्सेस हो गया तो हमने उसे निकालना है, एस्पायर करना है, किसी इंजेक्शन के साथ बाहर निकालना है, तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टेंसिस थोरैसिक। ये कहाँ पे की जाती है, ये क्या है, 8th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन। अब आप अपने पहले एक्जिला को अगर यहाँ पे डायग्राम ये अगर है ना, सपोज ये है, ये देखिए मैंने बनाया भी हुआ, 8th जो है ना ये एक्जिला सारा क्या होगा, ठीक है, इसकी हम एक्सटर्नल एंगल से सेकेंडरी में गिरेंगे। 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में जब हम पहुंच जाएंगे, अब 8th इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ पे होगी, 8th और 9th रिब के दरमियान 8th इंटरकोस्टल स्पेस होती है। वहाँ पे हमने इंजेक्शन यूँ लगाना है और डॉक्टर से जो है ना वो सारे का सारा फ्लूइड निकाल लेते हैं। इसके बाद जनाब जो इम्पोर्टेंट है ना, हाँ, वो कह रहा है कि हम इंजेक्शन अब ऐसे तो नहीं है कोई हर अनाड़ी बंदा लगा दे। इंजेक्शन जो है ना, अगर ये मेरे पास इंजेक्शन है सपोज, अगर यहाँ पे अगर बड़ी डायग्राम है, अब ये जो है ना इंटरकॉस्टल स्पेस है, तो मैं कहाँ पे इंजेक्शन लगाऊंगा, हम मैं इसलिए लोअर एंड ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस और अपर एंड ऑफ दी रिब इसके ऊपर लगाऊंगा। वजह ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इंटर न्यूरोवेस्कुलर बंडल लगेगा। अगर मैं यहाँ से नीडल घसा दूंगा ना तो हमें वो चांसेस हैं कि ये बंडल डैमेज हो जाए, इसलिए डॉक्टर इंटरकोस्टल स्पेस के निचले हिस्से पे लगाता है, लेकिन रिब का जो होता है ना अपर बॉर्डर, उसके ऊपर से नीडल को, इसके ऊपर से नीडल को जनाब इंसर्ट करता है ताकि ये ऊपर वाला जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है इसके दरमियान और इसके दरमियान फासला ज़्यादा हो और डैमेज के चांसेस कम से कम हो। यही एक बात याद रखने वाली है। इसके बाद प्लूरेसी क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, यानी अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या नमूनिया है, तो उसकी वजह से जो प्लूरा की इन्फेक्शन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाती है, प्लूरेसी होती है। और ड्राई प्लूरेसी जो होता है मोर पेनफुल होती है। और न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, अगर एयर प्लूरल कैविटी में आ जाए, बजाय इसके के अंदर जो फ्लूइड है उसकी बजाय एयर आ जाए। हीमोथोरैक्स, हीम ब्लड से है, अगर ब्लड आ जाए। हाइड्रोनीमोथोरैक्स, अगर दोनों फ्लूइड भी और जो है ना ब्लड दोनों रह जाएँ तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोनीमो। और एम्फीमिया, अगर पास आ जाए इन्फेक्शन, ये खसूसन टीबी के पेशेंट में होता है या फिर वो जो नमूनिया के पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर होता है एम्फीमिया, हम उसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि डायाफ्रैग कॉस्टल एंड पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा इनर्वेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है मेडिएस्टिनल सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा आर इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व हो गया। मेडिएस्टिनल और डायाफ्राम का जो सेंट्रल पार्ट है ना वो फ्रेनिक नर्व को उसे सप्लाई करती है, और हमारे कंधे को जो सप्लाई करती है ना सुप्राक्लेविकुलर, उसकी भी रूट वैल्यू C3 और C4 है। फ्रेनिक नर्व की C3 और C4 है। जब फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें शोल्डर के ऊपर भी पेन हो, इसे हम कहते हैं शोल्डर टिप पेन। बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर ये डायफ्राम बढ़ाना, इसको करती है फ्रेनिक नर्व, इसकी अब फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन हुई है तो हमें हिप कप भी होती है, यानी हिचकी भी लगती है, ठीक है। या अगर इसकी ज़्यादा इरिटेशन है ना तो ये जो पेन लेके जाएगी C3 और C4 के अंदर। अब C3 और C4 से फ्रेनिक नर्व भी निकल रही है और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व भी निकल रही है जो ये शोल्डर को दे रही है, ठीक है। तो अगर C3 और C4 इरिटेट हो रही हैं तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे भी पेन वो रेफ़र होगी, रेफर्ड पेन हो जाती है, रेफर शोल्डर टिप पेन। बस यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जनाब ये सारा आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है और बस
इंशाल्लाह आप कर लेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी आपने अगर कोई गलती हो तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपकी कोऑपरेशन का, आपकी सपोर्ट का। और अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी से मनार करें, मुझे भी कामयाबी से मनार करें। थैंक यू सो मच।